श्री नवल किशोर यादव। इसका जवाब नहीं मिला है महोदय, इसलिए एक लाइन का है, पढ़ ही देते हैं। माननीय सभापति महोदय, राज्य के वित्त रहित शिक्षकों, सहायक प्राध्यापकों के नियमित एवं कमेटी गठित करते हुए अनुदान एवं आंतरिक संसाधन को जोड़कर अविलंब वेतनमान देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। महोदय, इसी सदन में इससे पहले महोदय माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया था। अब हमारे तरफ आप देखें तो हमको लगा कि नहीं अब ऑर्डर में हम हैं महोदय। आप ही की तरफ देखते हैं महोदय, मेरा आग्रह है कि इसी सदन में इससे पूर्व के जो सत्र हुआ था, माननीय मंत्री ने कहा था कि हम वित्तरहित कॉलेजों के हम तमाम लोगों ने आग्रह किया था कि आप जो अनुदान देते हैं और जो कॉलेजों के स्कूलों के इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक बार आप जोड़ लीजिए कमेटी बहाल करके। हम समझते हैं कि राज्य सरकार को एक नया पैसा भी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको वेतनमान भी मिल जाएगा जो आप तय कर दें। और फिर इससे एक और फायदा होगा कि जो आज बिचौलिया उसके अनुदान के 20%, 25% और 15% खा जाते हैं, डायरेक्ट जब शिक्षक के सूची होगा तो आप उनको भेज सकते हैं, इससे बिचौलिया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाने के लिए आपने आश्वासन दिया था इस सदन में, उसका क्या प्रतिफलन हुआ है? क्या सरकार सदन में उसको जांच करने के लिए कमेटी बना दी है? कि पिछले बार ये प्रश्न हम भी उठाए थे और माननीय मंत्री जी ने इसमें जवाब दिया था कि हम इसका एक असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करके अगले सदन में हम इसका बताएंगे कि हम लोग इसमें कहां तक पहुंचे हैं। तो हमारा माननीय मंत्री जी से महोदय आपके माध्यम से पूछना है कि क्या सरकार ने असेसमेंट करवाया है कि महाविद्यालय जो वित्त रहित कॉलेजेज हैं उसमें जो ग्रांट की राशि 1.5 करोड़ रुपया मिलता है उसको बढ़ाने का कोई फैसला लिया गया हो, उसको बढ़ा के 2 करोड़ 3 करोड़ किया गया हो साल भर में, या जो है इंटरनल रिसोर्सेज का जो पैसा प्राप्त होता है और उसके अलावा जो ग्रांट की राशि होते हैं दोनों को जोड़कर एक ऐसा वेतनमान बनाया जाए जिससे कि एक वेतनमान का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा बन जाए। और जितने भी वित्त रहित कॉलेजेज हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे वित्त रहित कॉलेज पहले भी वेतनमान की ओर गए हैं, तो ये वित्त रहित कॉलेजेज की समस्या को परमानेंट समाधान करने की ओर एक हम लोग का सार्थक कदम हो। सवाल था, बात तो आ ही गई, 2 बिंदु है केवल, बात आ गई है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि हम समीक्षा करके और हम आपको अवगत कराएंगे। आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके चैम्बर में 2 सितंबर को इस पर बैठक हुई, मंत्री जी साथ थे, पदाधिकारी थे, लोग के साथ, और इस पर लंबी बहस। 2 बिंदु था इसका, एक तो कि जो आप अनुदान देते हैं और विभाग का ही निर्देश है आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% शिक्षकों के और कर्मियों के वेतन के मद में वह प्रबंध समिति लूट कर खा रहा। आप अगर इसकी समीक्षा करके उसको नियत वेतन में परिणत कर देंगे तो आंतरिक स्रोत की आमदनी पर भी आपका पकड़ होगा, विभाग का पकड़ होगा और अनुदान जो देते हैं अच्छी खासी राशि वेतनमान के रूप में मिलेगी। इन्होंने कहा था समीक्षा करके हम फिर बैठक करेंगे। 1 महीना का समय आपके चैम्बर में, आपकी उपस्थिति में, आपकी अध्यक्षता में वह बैठक हुई थी, मंत्री जी ने समय लिया, उस पर कहीं कोई समीक्षा हुई नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं, एक बात। और दूसरी बात, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि जो 7-8 वर्षों का अनुदान बकाया है, एक कुछ भुगतान का प्रयास कीजिए, वित्तीय वर्ष के अंत तक उसका भुगतान हो जाना चाहिए। उस पर भी इन्होंने सहमति जताई थी कि हम प्रयास करेंगे इस वित्तीय वर्ष के अंत तक जो बची खुची राशि शिक्षा विभाग में होगी, जो कैलेंडर हो जाता है वित्तीय वर्ष के अंत में, हम उसको विनियोग के माध्यम से हम उसको वित्त रहित इस बकाये संस्थान के बकाये राशि के लिए हम उसको विनियोग के माध्यम से आवंटित करा के हम करेंगे। हम समझते हैं इस पर स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए मंत्री। स्पष्ट आप प्रश्न कीजिए, स्पष्ट वक्तव्य मिलेगा। एक ही प्रश्न सब आदमी करते हैं तो स्पष्ट नहीं होता कि क्या हो रहा है। हर एक सेशन में हर एक प्रश्न नहीं, ये ठीक नहीं है।
आप नहीं, वो नहीं, एक आदमी जो पूछेगा वही सप्लीमेंट्री करेगा। नहीं, सदन में तो आप लोग आपस में पहले बैठक करके कि क्या क्या इस पर सप्लीमेंट्री हो सकता है। समय पूरे समाज का, पूरे सदन का समय ले रहे हैं। माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, तब तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तब तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। संजीव जी ने पूर्व को भी इसमें शामिल कर लिया। हाँ, तो हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं। अभी संजय जी बड़े अच्छे से समझा रहे थे सदन को कि किसी महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से जो आय है और हम जो अनुदान देते हैं, वो दोनों को मिक्स करके आप नियत वेतन फिक्स कर दीजिए और ये पर्याप्त होगा। ये होशियारी से चाह क्या रहे हैं तो समझा गया। हम तो खाली सदन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत से होने वाली आय की भी जिम्मेदारी आप सरकार को दे रहे हैं। मतलब सरकार उसके आंतरिक स्रोत के आय के मतलब परिप्रेक्ष्य में भी सरकार कमिट कर दी। और महोदय हमने आंतरिक स्रोत तो फिक्स है ना। आंतरिक स्रोत पहले से डिफाइंड है, अब फिक्स है। हम कहते हैं हमने आंतरिक स्रोत से आय का 70% देने का नियम है। ये कह रहे हैं कि आप उसको अपने अनुदान से मर्ज करके नियत वेतन फिक्स करके सरकार कमिट कर दे। अब समझिए हम अगर कर देते हैं, कल से महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की आय ही नगण्य हो गई, फिर वो कमिटमेंट कौन देगा? महोदय, एक बात मानिए। हाँ, मेरी आप बोलने दीजिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए मंत्री जी को। जैसा कि जो जितने डिग्री कॉलेज चल रहे हैं सरकार ने खोला है क्या? इसी तरह के कॉलेज, अनुदानित कॉलेज, आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जिसको सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा कॉलेज है। आप उसी तरह के आप यह कह रहे हैं कि मर्जर कर देंगे तो सरकार की जिम्मेवारी हो जाएगी। इस पृथ्वी, यहां बिहार में जन्म लेने वाला हर बच्चा का जिम्मेवार आप हैं और संस्थाओं से आप कैसे मुकर जाइएगा? जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार रहेंगे और आपके राज्य में रहने वाला आपसे मांग करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, आपसे मांगेगा ही। नवल बाबू ठीक कह रहे हैं। जो बच्चा बिहार में पैदा लेता है, बिहार का नागरिक है, उसको हर तरह की सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार है। सरकार बखूबी समझती है, सरकार बखूबी निभा रही है। लेकिन हर पैदा लेने वाले बच्चे को या जो इस तरह के अनुदानित महाविद्यालय के मतलब शिक्षक हैं, उनको कमिटेड वेतन नहीं देने के लिए ही तो वित्त रहित शिक्षा नीति की बनाई गई थी। तो ये लोग तो उस नीति के तहत, जिस नीति के तहत इन महाविद्यालयों की स्थापना हुई, ये तो बिल्कुल उस नीति के उलट आजकल इसकी दिशा हो गई है। यही तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं हो, इसीलिए तो सरकार ने वित्त रहित नीति बनाई थी कि हम आपको परीक्षा की मान्यता दे देंगे, परीक्षा करवा देंगे, लेकिन आप अपनी सुरक्षा, अपना वित्तीय दायित्व खुद वहन करिए। यही नीति थी। हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने उदारता प्रकट करते हुए कि अनुदान की व्यवस्था लागू की कि ये शिक्षक पढ़ाते हैं और उनको मैनेजमेंट, वहां का जो प्रबंधन है, अगर कुछ भी नहीं देता है तो ये गलत बात है। हम जिस महाविद्यालय का जैसा वहां पे नतीजा होगा, रिजल्ट आएगा, अगर बच्चे हमारे इस प्रदेश के अच्छा कर रहे हैं जिस महाविद्यालय में पढ़ के, उन शिक्षकों को अलग से देने के लिए जो माननीय सदस्य भी कह रहे हैं, ये हमसे बेहतर समझते हैं कि सरकार अनुदान, अभी संजय जी और नवल बाबू सब जानते हैं कि सरकार अनुदान सिर्फ शिक्षकों के लिए ही देती है। अगर सरकार की संवेदनशीलता नहीं होती तो सब लोगों ने ये मान के इस विद्यालय की शुरुआत की थी या अपनी सेवा देने की
की शुरुआत की थी कि हमको 1 पैसा सरकार नहीं देगी, और आज हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार संवेदनशीलता की वजह से इनको दे रही है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़िए, इसे यहाँ पर नहीं होगा। माननीय सदस्य श्री आफाक अहमद। आपने शिक्षक को बहाल किया था, आज 50,000 दे रहे हैं कि नहीं? आपने 1500 में शिक्षक बहाल हुआ, 4,000, 5,000, 6,000 में बहाल हुआ। आज आप 50,000, 55,000 दे रहे हैं कि नहीं? ये नवल बाबू ठीक कर रहे हैं। जिसको हमने 1500 में बहाल किया था उसको हम बढ़ा के दे रहे हैं, लेकिन इन शिक्षकों को बहाल हमने नहीं किया था। ये क्यों भूल जाते हैं? आप कौन कॉलेज में बहाली किए हैं? एक आध तो कॉलेज खोले हैं क्या? आप तो कॉलेज खोले भी नहीं है। हम महोदय, इसके बाद माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। माननीय मंत्री से जवाब चाहिए, पूर्व मंत्री से जवाब नहीं चाहिए। सरकार जवाब देती है ना जी। अब ये अब तो नहीं, ये गलत बात है। सरकार जवाब देती है। ऐसे सुनिए, एक दिन हम लोग की सुनिए ना, सुनिए, बैठिए 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 बैठिए, सुनिए जीवन जी। जिस तरह से पहले बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी, उस तरह से एक दिन बैठक बुला कर सब लोग को बुला कर वहीं पर कर देंगे। यहाँ पर समय जाया हो रहा है। एक दिन पहले हाँ उसी तरह से बैठक बुला कर दिया जाएगा।